मिडिल ईस्ट में बारूद की ऐसी बारिश पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका और ईरान का तनाव अब एक भीषण युद्ध में तब्दील हो चुका है और सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी आधिकारिक मोहर लगा दी है कि ईरान के ठिकानों पर अमेरिका का हमला 7वें दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश पर सेंटकॉम ने ईरान के अंदर घुसकर उसके हथियारों के अंडरग्राउंड गोदामों, रडार सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स और तटीय निगरानी चौकियों पर अचूक निशाना लगाया है। अमेरिका का साफ कहना है कि इस हमले का मकसद ईरान की सैन्य और समुद्री हमला करने की क्षमता को पूरी तरह से पंगु बनाना है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक जाबाज पायलट अपने F-16 फाइटर जेट की उड़ान से पहले यानी कि प्री फ्लाइट चेक्स कर रहा है। एक एक पुर्जे, सेंसर और मिसाइल विंग्स की कड़ाई से जांच की जा रही है क्योंकि आसमान में चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती। जांच पूरी होते ही इंजन दहाड़ उठता है। F-16 अपने बेजोड़ फुर्ती और बेहद तेज गति से हवा में कलाबाजियां खाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह पलक झपकते ही दुश्मन पर झपट सकता है और इसकी नजरों से ओझल हो सकता है। यह एक बेहतरीन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी यह एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ सकता है, चाहे लेजर गाइडेड बमों से सटीक जमीनी हमला करना हो, दुश्मन के रडार को ठप करने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की जंग हो या फिर जमीन पर लड़ रहे अपने सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देना हो। F-16 हर रोल में सटीक बैठता है, हवा से हवा में मार करना हो या फिर जमीन पर तबाही मचाना हो। आधुनिक एवियोनिक्स से लेस यह फाइटर जेट आज भी आधुनिक हवाई युद्ध की रीढ़ माना जाता है। अमेरिकी ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है। अमेरिका ईरान पर लगातार बमबारी कर रहा है ताकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन ईरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई का कहना है कि गुरुवार रात अमेरिकी हमले में 8 आम नागरिक मारे गए। इस हमले में ईरानी पुलों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ईरान की सेना और IRGC ने अमेरिका को दहलाने के लिए अपने आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंह खोल दिया है और सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सेना के बड़े ठिकाने मौजूद हैं। ईरान के खतरनाक ड्रोन्स ने कतर के अल उदीद एयरबेस, कुवैत के कैंप अली अल सालेम और जॉर्डन के अल अराजक एयरबेस पर भारी बमबारी का दावा किया है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर और वहां के मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर को भी निशाना बनाने की बात कही है। ईरान के सरकारी मीडिया ने इन ड्रोन हमलों का लाइव फुटेज जारी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। इस जवाबी हमले के बाद जॉर्डन, कुवैत और कतर की सेनाओं ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है और ईरान की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हालांकि इस भीषण टकराव के कारण पूरे मिडिल ईस्ट में उड़ानों का रद्द करना पड़ रहा है। उड़ानों को रद्द किया जा रहा है और कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक स्तर पर आग लग गई है। दोनों देशों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं कुवैत सेना एयर डिफेंस सिस्टम अभी दुश्मन के ड्रोन को रोक रहे हैं। कतर ने बहरीन, कुवैत और अपने क्षेत्र पर ईरान के किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। कहा यह जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये गंभीर उल्लंघन है, लेकिन ऐसा युद्ध के मैदान में माना नहीं जा रहा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के आतंकवादी शासन ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का उल्लंघन करते हुए उत्तरी इराक पर भीषण हमला कर दिया है। ईरान की धरती से दागे गए ड्रोन और विनाशकारी मिसाइलों के एक नए दौर ने उत्तरी इराक को दहला दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खamenei का बड़ा बयान सामने आया। इसी बीच उन्होंने मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी बेस को जल्द से जल्द बंद करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी बेस जल्द से जल्द बंद होने चाहिए। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के दौरान ईरान द्वारा किए गए हमलों की कतर ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि बहरीन, कुवैत और अपने क्षेत्र पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की जा रही है। ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, इन्हें उल्लंघन बताया गया है कानून का। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल SK मलिक हैं, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर हैं, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और डॉक्टर अजिताभ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 7वें दिन लगातार हमले और मुझे अब कोई सुलह समझौते की गुंजाइश तुरंत फुरत हो, इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। कहां जाता देख रहे हैं आप ये कॉन्फ्लिक्ट? जय हिंद दीपक, आपने बिल्कुल सटीक आकलन किया हमेशा की तरह।
और ये बिल्कुल निश्चित रूप से इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है कि जो बातचीत का माहौल है वो कुछ हफ्ते या कुछ महीने पीछे सरक गया है। मुझे लगता नहीं है कि अभी फिलहाल कोई बातचीत की संभावना है। ईरान की तरफ से भी एक बहुत कड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के बीच में कोई बातचीत का प्रश्न ही नहीं उठता, वो माहौल खत्म हो गया। तो इस प्रकार की बातचीत हो रही है। देखिए, जो अब अमेरिका कर रहा है, अमेरिका की रणनीति बिल्कुल साफ है। अमेरिका की रणनीति है कि ईरान को, इसे टिपिकल वॉर ऑफ एट्रिशन, ईरान के लड़ने की क्षमता नहीं, लड़ने के जज्बा। आप इस वॉर ऑफ अट्रिशन में दुश्मन के मैन मटेरियल और मोरल के ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि उसकी लड़ने की जो इच्छा शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। और वो, हालांकि ईरान के केस में वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब आपका जो टॉप शीर्ष नेतृत्व है वो जिहादी मानसिकता से और बदले की भावना से पूरी तरह से ग्रसित है, तो इस प्रकार की चीज होना मुश्किल लगता है। लेकिन अगर ऐसे लगातार दबाव बनता रहा, सामरिक रणनीतिक तौर पे उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचा दिया ईरान को, ये बात हमेशा से मैं कह रहा हूं, और अब इन नए 7 दिनों के हमलों में और ज्यादा नुकसान हो गया है। और ये जो रूस का एक जहाज आया था वो कहीं ना कहीं इसका कोई छोटा इंडिकेशन भी दे रहा है कि कुछ क्षेत्रों में नुकसान जो झेल सकते हैं उससे ज्यादा हुआ है। उसके अलावा जो आर्थिक जो उनकी गतिविधियां हैं उनको बाधित करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। चाबहार पे हमला, अन्य पोर्ट्स पे हमला, बंदर अब्बास पे लगातार हमले, कि वो जगह हैं जहां से पहली बात ईरान अपने जो सामरिक जो उनके काम करने वाले हैं उन पर नियंत्रण करते हैं, उनकी निगरानी करते हैं, हॉर्मुज की निगरानी करते हैं, और ये उनके लॉजिस्टिक्स, कम्युनिकेशंस, कमांड एंड कंट्रोल के नोड्स हैं। इनके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और बिल्कुल साफ रणनीति झलक रही है कि ईरान के लड़ने की क्षमता को जितना दबाया जा सके उतना दबाया जाए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई दफा ये बात करने की आवश्यकता है, वो ये है कि ईरान ने अभी भी ना तो अमेरिका के एसेट्स के ऊपर डायरेक्ट हमला किया है, तमाम अमेरिका के नेवल जो उसके नौसैनिक युद्धपोत हैं, तमाम युद्धपोत, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या त्रिपोली हो या कोई और हो, वो किसी ना किसी ईरान की मिसाइल की जद में हैं। बावजूद उसके एक भी मिसाइल उधर फायर नहीं की गई है, पहली बात। दूसरी बात, इजराइल लगातार उनको उकसा रहा है, लगातार हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है। अब तो उन्होंने गाजा पर भी रेगुलर स्ट्राइक्स करने शुरू कर दिए। बावजूद उसके ईरान ने इजराइल की तरफ एक भी रॉकेट या मिसाइल नहीं छोड़ी है, कोई ड्रोन नहीं गया है। उसका एक दो दृष्टिकोणों से इसको देखने की आवश्यकता है दीपक। पहला ये कि शायद उनको सामरिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान है और वो नहीं चाहते कि ईरान की फायर पावर भी उनके खिलाफ आए, ईरान की वायुसेना भी उनके खिलाफ, उनके देश के ऊपर हमले करे, पहली बात। दूसरी बात कि वो नहीं चाहते कि ये जो युद्ध है पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड युद्ध के अंदर फ्लेयर अप हो जाए। इसी वजह से डायरेक्ट अमेरिकी एसेट्स पे हमले नहीं है और ईरान के ऊपर हमले नहीं है, वो लगातार हमले कर रहे हैं अमेरिका के जो उनके अड्डे हैं या उनके बेसिस हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, जो कि इन अदर वर्ड्स उन देशों के ऊपर हमला है। तीसरी चीज जो मुस्तफा खामनेई का जो स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका अपने सारे पश्चिम एशियाई बेसिस को बंद करके चला जाए, ये भी एक और असंभव बात उन्होंने करी है। ये बात किसी कीमत पर अमेरिका को मंजूर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये करना पड़ा अमेरिका को तो वो अमेरिका के पेट्रो डॉलर के अंत की शुरुआत होगी और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी। इट विल बी एन इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी दीपक, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी फॉर यूएसए। तो वो किसी कीमत पे नहीं होगा। और अगर इस बात को भी लेकर के अड़ गए और आप परमाणु पे पहले ही अड़े हुए हो, हॉर्मुज पे पहले ही अड़े हुए हो, तो फिर आप बातचीत को मुझे लगता है बातचीत को भूल जाना चाहिए। कोई संभावना नहीं है और अमेरिका दबाव बनाता रहेगा और आपको अमेरिका दबाव बनाता रहेगा। बातचीत अभी तो लंबे समय तक होती नजर नहीं आ रही है जो हालात बने हुए, लेकिन फिलहाल कुछ कहा भी नहीं जा सकता। अचानक से यूटर्न भी कहीं से आ सकता है, देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर अजिताभ सर, जिस तरीके से कतर
और कुवैत को लेकर, जॉर्डन को लेकर इनकी ज़मीन पर जो हमले हो रहे हैं, इनके एयरबेस पर जो अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, तो क्या ये मान लेना चाहिए कि अब ये कंट्रीज भी इस युद्ध में कहीं ना कहीं शामिल हो गई हैं? क्या इनकी तरफ से भी कोई स्टेप जो है वो देखा जा सकता है आने वाले वक्त में, जिस तरीके से लगातार इनको भी अब टारगेट किया जा रहा है, इन पर एयरबेस को टारगेट किया जा रहा है? जी पिंकी जी, देखिए आपने बहुत सही पूछा कि क्या ये खाड़ी के देश खुल के अब आएंगे। देखिए अभी तक तो वो सपोर्ट इनडायरेक्टली कर रहे हैं, इसीलिए कतर पे जो लेटेस्ट कतर में जो अमेरिका का अल उदैद एयर बेस है उस पे खास करके अटैक किया गया है और खबरें आ रही है कि अच्छी खासी डैमेज हुई है। तो ये दिखाता है कि शायद ईरान को लग रहा है कि इन बेसेस से, जो अमेरिका के बेसेस खाड़ी के जितने भी देश है, चाहे जॉर्डन हो, बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, वहां से ईरान पे अटैक किया जा रहा है और उसकी मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है। 80% से ज्यादा कह रहे हैं कि प्रेसिजन स्ट्राइक जो है वो सफल और कारगर हो रही है। जबकि ईरान की तरफ से जितने भी अटैक हो रहे हैं, कहने को तो नंबर हैं उसके, लेकिन वो बहुत कारगर हैं, ऐसी संभावना कम दिख रही है। तो एक तरफ मारक क्षमता ईरान की घटती जा रही है और अमेरिका की मारक क्षमता पहले से बड़ी है। नए नए वो अब हथियार भी ला रहे हैं, बम्बर्स अपने उन्होंने डिप्लॉय किए हैं। तो ये दिखा रहा है कि उनकी जो सबसे बड़ी मंशा है, जैसा मुस्तफा खामनेई ने भी कहा है कि भाई अमेरिका अपने बेसेस को खाली करे, जो तो होने से रहा, क्योंकि अब ईरान को सबसे ज्यादा खतरा इन जो खाड़ी के देश हैं वहीं से हो रहा है अटैक, और उस पे कोई कंप्रोमाइज मुझे नहीं लगता कि अमेरिका करेगा। हो सकता है, जो आपने पूछा, संभावना है कि खाड़ी के देश अब खुल के आ जाए ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि जितनी उनकी तबाही हुई है आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, अब खाड़ी के देश के बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और शायद अब जो कहते हैं ना, पानी सर के ऊपर से बहने लगा है, ऐसे में अगर खाड़ी के देश खुल के आते हैं तो ईरान के लिए और बर्बादी का सबब होगा। IRGC की जो हठधर्मिता है, मैं तो IRGC को ही ज्यादा इसमें ब्लेम दूंगा, उनकी वजह से उनको तो लगता है कि हॉर्मुज को पकड़ के वो सब कुछ ले लिए हैं। ऐसा नहीं है। अब उनके अंदर में, ईरान के अंदर में आवाम अभी तक जो एक तरह से जो अभी जनाजे की जो रस्में थी उसमें सपोर्ट किया, कहने को 4 करोड़ से ज्यादा। हो सकता है इस तबाही बर्बादी के आलम में वो अब ईरान के इस्लामिक रेजिमे से दूर होते जाएं, खाड़ी के देश खुल के आए। ये एक खतरे की घंटी इस्लामिक रेजिमे के लिए होगी। जहां तक इजराइल में अटैक की बात है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है कि जॉर्डन के रास्ते ही वो इजराइल पहुंच सकता है, और जॉर्डन में जो अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम बड़े कारगर रखे हैं, उसकी वजह से ईरान की मारक क्षमता उतनी नहीं है कि इजराइल में वो बर्बादी कर सके। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे ज्यादा अटैक करें और जॉर्डन में जो एयर डिफेंस है उसको खत्म करें, सो दैट कि नेक्स्ट टारगेट उनका इजराइल हो। तो युद्ध भूमि में आज की 3 बड़ी खबरें क्या है? सबसे पहली खबर कि 7वें दिन भी लगातार, 1 हफ्ता हो गया है, लगातार दोनों तरफ से बड़े बड़े हमले एक दूसरे के ऊपर जारी हैं। जो दूसरी बड़ी खबर है, अब इराक के साथ जो है यूएस अपनी ऑयल डील्स कर रहा है। हालांकि इराक के साथ सद्दाम हुसैन के शासन के खत्म होने के बाद से ही इराक से अमेरिका का व्यापार बिल्कुल सुगम है, बिल्कुल सुलभ है, लेकिन अब उसको और वो कंसोलिडेट कर रहा है। और तीसरी बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि मुस्तफा खामनेई ये कह रहे हैं कि अपनी तमाम जो मिलिट्री बेसिस है उनको मिडिल ईस्ट से हटाए अमेरिका। तो ये जो तीनों सिचुएशन है वो यही बता रही हैं कि बातचीत की कोई संभावना या गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही। हाँ। लेकिन सर, मुस्तफा खामनेई के बयान अब सामने आने लगे। मुस्तफा खामनेई खुद कब सामने आएंगे? उनका तो कुछ पता ही नहीं है। देखिए, उनके बारे में कहा गया ना कि वो बहुत बीमार हैं, बहुत बीमार हैं, और हाल में ये कहा जा रहा था कि मुस्तफा खामनेई एक कंडोलेंस मीटिंग के अंदर निकल कर आ सकते हैं। ये सार्वजनिक तौर पर खबरें कई जगह आई, लेकिन अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, उस तरह के हालात देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा खामनेई को सामने लाने का रिस्क वो करेंगे। हाँ, ये जरूर दिखाने
की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो सिविलियन लीडरशिप है वो बिल्कुल अलग है ईरान की, और जो IRGC कर रहा है वो मुस्तफा खामनी के कहने पे कर रहा है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल है कर्नल मलिक साहब, वो ये खड़ा होता है कि खाड़ी के देश आखिरकार कब तक झेलेंगे? क्या खाड़ी के देश खुलकर ईरान के खिलाफ खड़े हो पाएंगे? हालांकि मेरा आकलन कहता है कि वो सीधे युद्ध में उतरने से बचेंगे, अमेरिकन को अपने बेसिस को इस्तेमाल करने देंगे। आपको क्या लगता है? जी दीपक जी, पिंकी जी और सभी वक्ताओं को मेरा सादर नमस्कार। देखिए दीपक जी, इसको हमें समझने के लिए पिछले 4 महीने का हमें देखना पड़ेगा। ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने खाड़ी के देशों को युद्ध में एक्टिवली एंगेज होने से रोका है। कारण है उसके, कारण ये है कि अमेरिका पहली बात तो ये नहीं मैसेज देना चाहता, ठीक है, कि अभी तक तो उनके अंदर जो अटैक ईरान लगातार किए जा रहा है। पहले मैं एक बात बता दूं, देखिए आप कितने भी एयर डिफेंस सिस्टम लगा लीजिए, कितने भी डोम सिस्टम, आयरन डोम लगा लीजिए, हर टेक्नोलॉजी की एक लिमिटेशन होती है। और वो टेक्नोलॉजी चूंकि वैरायटी इतनी ज्यादा है मिसाइल्स की, स्पीड्स की और उनके डिसेप्शन की, तो कहीं ना कहीं मिसाइल रोकी जाती है। लेकिन कुछ मिसाइलें ऐसी होती हैं जो फिल्टर होकर चली ही जाती है। ड्रोन एक ऐसा न्यूसेंस उभरा है पिछले कुछ सालों में कि ड्रोन के साथ आप फायर करते रहिए, आपके पर कोई इकोनॉमिक ज्यादा लोड नहीं है। जो आपने ये लो कॉस्ट ऑफ वारफेयर के जो वेपन्स बनाए हैं, आप इनको फायर करते रहिए, वो जाएंगे। और इनके अंदर चूंकि जीपीएस सिस्टम और सैटेलाइट सिस्टम आजकल इतना एडवांस हो गया है कि वो गाइडेड जो आपकी एक्यूरेसी है वो पिन पॉइंट होने लगी है। अभी मैं आता हूं कि ये क्यों नहीं इसमें एक्टिवली हो रहे। देखिए अमेरिका नहीं चाहता कि ये लोग अभी एक्टिव हो, क्योंकि अमेरिका एक तरह से अपनी चौधराहट तभी दिखा पाएगा कि अल्टीमेटली 2-3 महीनों में उन्होंने अटैक करने के बावजूद, अमेरिकन बेसिक अटैक होने के बावजूद, अमेरिका उन्हीं को प्रोटेक्ट करके उनको दूर रखते हुए ईरान को पिन पॉइंट करेगा। जबकि ईरान के ऊपर जो ये फेज चल रहा है अटैक का पिछले 7-8 दिनों से, इसने अमेरिका ने इसके अंदर ये डेमोन्स्ट्रेट किया है। आप ये देख लिये, ऊपर बंदर अब्बास से लेकर नीचे चाबहार तक पूरे के पूरे जितने कोस्टल लाइन पर जितने पोर्ट्स हैं, यानी पूरी की पूरी इकोनॉमी जो ईरान की है उसको क्रिपल करने के लिए अमेरिका दिन रात लगा हुआ है। क्योंकि पहला फेज जब तक ये MOU हुआ था तब तक पूरा एक तरह से लग रहा था कि ईरान के पक्ष में हवा है, ईरान के पक्ष में पावर बैलेंस है, ईरान की साइड में सभी पॉइंट्स गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं फिर दोहराता हूं इस बात को, मैं ना उस दिन कन्विंस था, भले राष्ट्राध्यक्ष उसमें इन्वॉल्व थे, हम तो छोटे वक्ता हैं, और राष्ट्राध्यक्ष इन्वॉल्व थे, लेकिन उनकी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, उनकी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज को सब मालूम था कि ये MOU टिकने वाला नहीं है, ना टिका, क्योंकि ये टिकना ही नहीं था, क्योंकि उसके कारण कोई थे नहीं, ग्राउंड ही नहीं थे ऐसे। अच्छा, अभी आते हैं कि जो GCC कंट्रीज हैं, देखिए इनके पास इतनी ज्यादा फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है एक्सेप्ट सऊदी अरबिया। लेकिन एक चीज और मुझे लग रहा है अभी कि ईरान जिस चीज को अपना ट्रंप का इक्का समझ रहा है, यानी बाब अल मंदेब के अंदर हुतीस को एक्टिव करके, मैं समझता हूं अमेरिका भी यही चाहता है कि बाब अल मंदेब एक बार एक्टिव हुआ तो उसमें अमेरिका का देखिए क्या फायदा है। अमेरिका का फायदा यह है कि जो नेटो उसको अंगूठा दिखा रहे थे अभी तक, उनको आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर बाब अल मंदेब यानी सुएज कैनाल के थ्रू रेड सी के अंदर बहुत बड़ा उनका हिस्सा अफेक्ट होगा। चाइना उल्टा फिर ईरान के ऊपर प्रेशर डालेगा, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा अफेक्टेड पार्टी होगा अगर बाब अल मंदेब एक्टिव होता है। तीसरी चीज, रशिया पर प्रेशर आएगा, क्योंकि बाल्टिक स्टेट से होते हुए रशिया का बहुत सारा ज्यादातर ऑयल इसी रूट के थ्रू नीचे चैनलाइज होता है दूसरे कंट्रीज को। चौथी चीज, सऊदी अरब एंगेज होगा डायरेक्टली हूती के खिलाफ, उसके हथियार दिए जा रहे हैं। जितनी खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब को और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है और आर्म किया जा रहा है हूती को पिन पॉइंट करने के लिए कि हूती का भी विनाश किया जाए। और यह बात सही है कि हूती का भी विनाश होना चाहिए। हूती और ये 14-15 जितने टेररिस्ट आर्म्स बनाई हुई हैं, इन सब का एक तरह से देखा जाए सफाया होना जरूरी है एक लॉन्ग टर्म शांति के लिए। बात यह होती है कि मुझे एक तरफ एक चीज और दिख रही है इस टाइम पिंकी जी, वो ये दिख रही है कि चाइना का जो सपोर्ट जारी है। चाइना एक बहुत शातिर कंट्री है, कभी भी अपनी इकोनॉमी को डाउन होने के लिए वो डायरेक्ट मिलिट्री एंगेज नहीं करेगा अपने आप को किसी भी ऑपरेशन के तहत, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाँ,
टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, आर्म सपोर्ट, ये सब देगा। लेकिन ईरान को ये भूल जाना चाहिए, ईरान को यूक्रेन से ये सबक लेना चाहिए कि उधार की तलवार में धार ज्यादा देर नहीं टिकती है। आप किसी भी कंट्री का ले लीजिए, अगर आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप युगों युगों तक लड़ सकते हैं तो आपको लड़ते रहिए आप। लेकिन जैसे कि हमारे अजिताभ सर कह रहे थे, बिल्कुल बात में बड़ा पॉइंट है कि ये सब एक जो यूफोरिया होता है, नेशनलिस्ट होता है, देखिए ये अच्छी बात होती है। और पहली बात तो 4 करोड़ किसने गिनती किया है, या कहां से ये फिगर आ गई है? मानते हैं कि बहुत बड़ा हुजूम शामिल हुआ है। इस हुजूम के शामिल होने से उनके साथ एक नेशनलिस्ट भावना डेवलप जरूर हुई है, लेकिन ये नेशनलिस्ट भावना तब तक रहती है जब तक आदमी का पेट भरा होता है। वहां की जनसंख्या, उनके बच्चों पर जब सवाल आएगा, उनके स्कूलों पर सवाल आएगा, उनकी बेसिक सिस्टम पर सवाल आएगा, ये लोग खड़े होंगे। ठीक है, आप ये चीज तो हम पहले हफ्ते से देख रहे थे। हमने पहले हफ्ते भी यही बात की कि पेट पे जो सवाल आएगा, दूसरे हफ्ते भी यही बात की, पहले महीने भी यही बात की, दूसरे महीने भी, तीसरे महीने भी, चौथे महीने भी, अब 5वां चल रहा है ना। बिल्कुल। अब देखिए पेट पे सवाल आया या नहीं आया, क्योंकि मेरा हमेशा यही मानना है कि ये जो जिहादी मानसिकता या सोच है ना, ये कहती है कि भाई जो अच्छी जिंदगी है वो तो ऊपर जाकर ही मिलेगी, यहाँ तो संघर्ष करना है, अल्लाह के लिए काम करना है। और इसी जिहादी मानसिकता के साथ ईरान काम करता है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि चाइना और रशिया कहाँ खड़े हुए हैं। बाबल मंदेब वाली चीज़ों से जो रास्ता है वहाँ के लिए हूतियों से धमकी तो दिलवा दी गई, लेकिन हूती अभी तक एक्टिवली उतरे नहीं है। बाबल मंदेब को ब्लॉक करना फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह? बड़ी बात कर्नल मलिक ने कही है। अमेरिकी सेना ने ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर भीषण हमला कर IRGC के समुद्री निगरानी टावर को जमींदोज कर दिया है। अमेरिका का दावा है कि इस टावर का इस्तेमाल दशकों से निर्दोष वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। US सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक 16 जुलाई की रात अमेरिकी वायुसेना ने चाबहार की शहीद कलंतरी पोर्ट पर सटीक निशाना साधा। ओमान के खाड़ी के तट पर बना यह विशाल टावर ईरान के समुद्री टोही नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी था। अमेरिका ने साफ किया है कि इस कार्रवाई का मकसद ईरान के खिलाफ जारी नौसैनिक नाकेबंदी को मजबूत करना और समुद्र में जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित बनाना है। चाबहार बंदरगाह भारत के लिए बेहद अहम प्रोजेक्ट है। लगातार हो रहे हमलों और अमेरिकी प्रतिबंधों ने इससे पूरे व्यापारिक रूट की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई को एक बड़ी सफलता बताया है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इस टावर के नष्ट होने से IRGC की हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ट्रैक करने और उन पर रॉकेट या ड्रोन से हमले की योजना बनाने की क्षमता पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। दूसरी तरफ ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पूरे हफ्ते की अमेरिकी एयर स्ट्राइक में बड़े पैमाने पर नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने और दर्जनों मौतों का दावा किया है। तो वहीं अमेरिकी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को इराकी सरकार के साथ लगभग $60 अरब के समझौते और पार्टनरशिप की है। इनमें फारस की खाड़ी से तेल की शिपिंग के लिए वैकल्पिक रास्ते बनाने के समझौते भी शामिल हैं। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुए इन समझौतों में हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे दूसरे सेक्टर भी शामिल थे। यह साफ नहीं है कि तेल से जुड़े ये समझौते कब तक हॉर्मुज जलडमरू मत्थे का कोई काम का विकल्प बना पाएंगे, जहां से दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल गुजरता है। गोल्ड सेक्स का अनुमान है कि सिर्फ एक देश में पाइपलाइन बनाने में कम से कम 2.5 साल लगते हैं और ये पाइपलाइनें 2 या फिर उससे ज्यादा देशों से होकर गुजरेंगी। 28 फरवरी को अमेरिका ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने कई बार इस जलडमरू मत्थे को बंद करने की कोशिश की, जिससे तेल और गैस की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव आया। शुक्रवार दोपहर को वेस्ट टेक्सास क्रूड की कीमत लगभग 5% बढ़कर $88 प्रति बैरल हो गई, जो युद्ध शुरू होने से पहले लगभग $67 थी। अप्रैल की शुरुआत में यह $110 के पार पहुंच गई थी, लेकिन युद्ध विराम के बाद इसकी कीमत गिर गई थी। तब से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ने के कारण इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई है। तो एक तरफ हमले जोरों पर, दूसरी तरफ डील। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आम आदमी पिस रहे हैं, आपको पता है, आम आदमी पिस रहे हैं, लेकिन जो ऑयल कंपनी है ये दबाकर मुनाफा कमा रही हैं, क्योंकि कम दाम पे इन्होंने तेल खरीदा, अब उनके पास स्टॉक है, अब वो दाम बढ़ गया, 70 से 88 पहुंच गया। तो सोचिए एक
कितना एक मुनाफा? बैरल पर $18 का मुनाफा, कितना बड़ा मुनाफा है। और तेल कंपनियां अरबों करोड़ों बना रही हैं। लेकिन आपको पता है मार्केट किस तरीके से काम करता है। मार्केट में जिस चीज की शॉर्टेज होती है और आवागमन जो है प्रतिबंधित होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, उसके बाद कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका पूरा का पूरा आफ्टर इफेक्ट जो है हमको दिखाई पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये आफ्टर इफेक्ट दुनिया पर और हमारे जैसे देशों पर जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट के इस तरफ पड़ते हैं उन पर पड़ना शुरू हो गया है। जैल साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह के हालात बने हैं, पहले जो है हफ्ते 2 हफ्ते में लोग बातचीत की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान आ गया था 1 महीने के बाद। पाकिस्तान के आने के बाद जो है कतर भी मध्यस्थ के तौर पर काम कर रहा था। ट्रैक टू डिप्लोमेसी तो चल रही होगी, लेकिन जिस तरह से IRGC मुखर होके सामने आया है, जो सुपर्दे खाक का पूरा कार्यक्रम हुआ उसके बाद, तो क्या ऐसे लोग जो नरमपंथी हैं उनकी चल पा रही होगी ईरान के अंदर? क्योंकि खबरें निकल कर आ रही है कि उनको हाशिए पर डाल दिया गया है। बिल्कुल दीपक, देखिए, बिल्कुल साफ बात है। आपको एक चीज मैं बताऊं, जब ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो कॉल्ड साइन हुआ था, तो साइन करते समय उस समय जो ईरान का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो पेजेश्कियान थे, आरागची थे, गालिबाफ थे। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम की असेंडेंसी के तौर पर कहीं ना कहीं देखा गया। और मेरा ये मानना है कि ये बात ना तो मुस्तफा खामनेई को, अगर वो हैं तो पसंद आई होगी, और ना IRGC को ये बात पसंद आई कि कैसे ईरान के राजनीतिक निर्णयों का जो दारोमदार है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होकर के पॉलिटिकल हायरार्की की तरफ जा रहा है। इसलिए पहले तो उन्होंने वहीं इसके खिलाफ आवाजें उठवाई, ये बात समझिए आप। और उसके बाद अब उन्होंने ये प्रयास किया है कि मुस्तफा खामनेई का नाम ले करके लगातार उसके तरफ से स्टेटमेंट्स दिए जाएं। इस बात का उन्होंने यकीन किया कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, किसी कीमत पे आगे नहीं बढ़ पाए। ये बाय एंड लार्ज बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दोबारा जो IRGC और मुस्तफा खामनेई है, जो उनकी जिहादी विचारधारा है, वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। ये बिल्कुल क्लियर है। और कहीं ना कहीं ऐसी आवाजें भी आई हैं। खुमैनी के ग्रैंडसन ने कहा था कि जो बातचीत भी कर रहा है किसी समझौते की अमेरिका से, वो देशद्रोही है, और समथिंग वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि दोबारा ईरान अनफॉर्चुनेटली लगभग पूरी तरह से IRGC के गिरफ्त में है। अब ये जो इमीडिएट ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो जो थोड़ी रैशनल नजर आ रही थी, वो भी या तो वो अपनी विचारधारा को बदलेंगे या फिर उनको निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़े से साइडलाइन कर दिए गए। हाशिए पर तो नहीं कहूंगा पूरे तरह डाला गया है, लेकिन थोड़े साइडलाइन कर दिए गए हैं। अब अगर बातचीट भी इन लोगों के माध्यम से होगी दीपक, तब भी उसके ऊपर आप देखिएगा कि ये किस प्रकार से मुस्तफा का और IRGC का ओवरटोन रहेगा उनकी उन बातचीत में। बिल्कुल क्लियरली उन्होंने सब चीजों के लिए मना कर दिया है। दूसरी मैं बात पिछले वाले विषय पे एक छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं कि हम कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिक अनरेस्ट होने की संभावना हो सकता है, हो जनवरी में हुआ था, लेकिन आप देखिए ये वो मानसिकता है, ये वो जिहाद से जन्नत तक का सफर और बदला उसका जो रुतबा है, वो गाजा पर पिछले 3 वर्षों से लगातार डिवास्टेटिंग हमले हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या गाजा पूरी तरह से हमस के खिलाफ उठ करके आ गया और उन्होंने हमस को बर्बाद करने की कसम खाई? ना। तो ये मानना हो सकता है हो, लेकिन इस चीज को बहुत ज्यादा होगा नहीं। ये वो IRGC है, ये वो बासिज फोर्स है जिन्होंने 40,000 अपने खुद के बच्चे इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि उन्होंने खमनेई के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत करी। जो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रसित है दीपक, वो किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल जो अब उनके ऊपर दबाव आए उसकी और किसी भी प्रकार की बातचीत का मुझे लगता नहीं समर्थक हो सकता है। मार खाते रहेंगे गाजा की तरह, और पता नहीं क्या इवेंचुअली इसका फाइनली रिजल्ट निकलता है। उम्मीद रखें अगर ये होता है जो कर्नल मलिक कह रहे हैं कि वहां से आवाज आएगी, तो आए तो बहुत अच्छा होगा, न केवल ईरान के लिए बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के लिए और लार्जर
पूरे वर्ल्ड के लिए, ये ठीक है बिल्कुल डॉक्टर clear है। अजीत साहब, एक आपको और लगता है last ईरान से बात- कोई आवाज उठेगी? क्योंकि हमने 4 महीनों में इस तरह की कोई आवाज ईरान से, मतलब 28 फरवरी को हमला हुआ, आप मार्च पूरा ले लीजिए, अप्रैल पूरा ले लीजिए, मई पूरा ले लीजिए, जून पूरा ले लीजिए, और ये 5वां महीना है जो आधे से ज्यादा बीत गया है, हमने ऐसी कोई आवाज ईरान के अंदर से उठते हुए नहीं देखी। और दुनिया का मुसलमान जो है, खासतौर पर शिया मुसलमान, अब वो अमेरिका और बाकी लोगों के खिलाफ खड़ा है, जिसके चलते खाड़ी के देश भी सोचने को मजबूर है कि अगर ईरान को इतना बड़ा समर्थन मिला है, उसके बाद हम खुलकर ईरान के खिलाफ जाएं या नहीं जाएं। उनके लिए भी कैच 22 सिचुएशन है, क्योंकि बड़ी संख्या में शिया मुसलमान मिडिल ईस्ट के देशों में रहते हैं, भले से उनका सुन्नी शासन हो। देखिए, चैलेंज तो दीपक जी है, क्योंकि जनता अभी तक खड़ी नहीं हुई है जैसा अमेरिका ने एक्सपेक्ट किया था, और अभी भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अपनी रणनीति को चेंज किया है। आप देख लीजिए, इराक के प्रधानमंत्री अभी व्हाइट हाउस में, उनको बहुत ही स्वागत सत्कार, रेड कारपेट वेलकम किया गया। उसके पीछे क्या मंशा है? सीधे सीधे कि इराक जो एक सुन्नी शिया बहुल देश है और ईरान का सपोर्टर कहीं ना कहीं है, उसको तोड़ा जाए, उसको मिलाया जाए और उसके थ्रू ईरान में एंट्री की जाए। और दूसरी तरफ देखिए, जो कुर्द हैं, ईरान में भी कई सारे ऐसे जो ट्राइब्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फिर से तोड़ने की कवायद अमेरिका अब शुरू कर रहा है। तो एक तरफ खाड़ी के देशों को एक तरह से जागरूक करना कि भाई तुम अब नहीं निकलोगे तो कब निकलोगे। देखिए, खाड़ी के देशों की एक लिमिटेशंस है, उनके पास लड़ने के लिए फौज वैसी नहीं है एक्सेप्ट सऊदी अरब, लेकिन वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही यूज करने दे प्रॉपर, तो वो काफी है अमेरिका के लिए। तो खाड़ी के देश अब वहां पे थोड़े से दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान का अटैक फिर से खाड़ी के देशों पे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखिए, इराक के अंदर और कुर्दिस्तान के एरिया में बहुत सारे सुबुगाहट हो रही है, अटैक और काउंटर अटैक दोनों हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां से जो ट्राइबल है उनको तोड़ें और ईरान के अंदर कुछ ना कुछ एंट्री कर लें। तीसरी तरफ ये जो बम्बार्डमेंट की लगातार पिछले 7 रातों से जो चल रहा है, इससे जो भी बची खुची सैन्य ताकत है ईरान की, वो भी खत्म करने की है। और मुझे तो लग रहा है कि अब जो हम बार बार बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका के दिमाग में वो चल रहा है। जिस तरह से फिर से वहां पे रीइंफोर्समेंट हुआ है, चाहे युद्धपोतों का हो, फाइटर प्लेन्स का हो, और साउथ के जितने भी दक्षिणी ईरान के पूरे एरिया को चुन चुन के वो खत्म कर रहे हैं, चाबहार तक को, जिसको पहले उन्होंने छुआ नहीं था, उस पे भी अटैक कर रहे हैं। तो अब रणनीति थोड़ी सी चेंज हुई है और मिक्स एंड मैच कह लीजिए, सॉफ्ट एंड हार्ड पावर दोनों का यूज करके अमेरिका फिर से प्रयास कर रहा है कि किसी तरह IRGC को झुकाया जाए। और लेकिन ये बात तो तय है कि जब तक वहां की जनता नहीं टूटेगी, IRGC के अगेंस्ट नहीं जाएगी, उस पे कब्जा करना, उसको झुकाना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बाब अल मंदेब सिर्फ व्यापार और तेल का ही मामला नहीं है, इंटरनेट के जो केबल्स हैं उसकी भी क्षति, एक बहुत बड़ी क्षति होगी। उससे यूरोप और एशिया के बीच व्यापार ठप किया जा सकता है, बैंकिंग, स्टॉक, सब कुछ ठप किया जा सकता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से अभी भी ईरान सफल है। कहीं ना कहीं डेटरेंस उसने ऐसी बना रखी है कि अमेरिका थोड़ा सा विवश हुआ है, लेकिन फिर से अब वो जोर लगा रहा है। लेकिन एक लाइन में जवाब, में क्विकली जवाब चाहूंगा आप तीनों लोगों से, फिर मैं कर्नल मलिक के पास जाऊंगा। सर, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्या अमेरिका इसके बारे में सोच रहा होगा, हाँ या ना? फिलहाल इतना, फिर इसके बारे में ब्रेक के बाद विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जनरल माथुर, आप? नो, बिल्कुल ना। डॉक्टर अजीत, आपको लगता है अमेरिका सोच रहा होगा बूट्स ऑन ग्राउंड? मुझे थोड़ी देखिए, अभी जो दीपक जी, अमेरिका के लिमिटेशंस इतने हैं, इतने प्रयासों के बावजूद वो नहीं कर पाया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप की एक मंशा भी रही है, खरग को कहीं कैप्चर करो, तो वो एक ऑप्शन इसको खुला रखेंगे। जिस ऑप्शन खुला रखेंगे। कर्नल मलिक, एक लाइन में जवाब। जी दीपक जी, अभी सिचुएशन कंडीसिव नहीं है, अभी ये खाराखीरी हो जाएगी अमेरिका के लिए इस टाइम। ठीक है, अमेरिका के लिए फिर एक बड़ी दिक्कत। लेकिन हर मिलिट्री कार्यक्रम जो होता है ना, उसका एक एंड गोल होता है। हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। इसका एंड गेम क्या है? इस युद्ध का एंड गेम क्या है? जैसे मैं इराक युद्ध कवर करने गया था, तो उसका एंड गेम था कि सरकार को हटाना और वहां पर अपना पूरा कंट्रोल लाना। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के अंदर, मुझे जहां तक याद पड़ता है, 1 हफ्ते के अंदर
सद्दाम हुसैन गायब हो गए थे, उनकी सेना पूरी की पूरी भाग गई थी और जो एलाइड फोर्सेस थी यानी यूएस और सहयोगी दलों की जो सेना थी, क्योंकि इस वक्त नाटो भी इस युद्ध के अंदर शामिल था, उसने बगदाद के ऊपर कब्जा कर लिया था। और मुझे याद है सद्दाम हुसैन की एक बड़ी मूर्ति को घंटों गिराया गया था और वो पूरी दुनिया के अंदर लाइव दिखाया गया था। अब सवाल दूसरा गाजा का भी है। एक के बाद एक इजराइल गाजा के अंदर हमले कर रहा है। गाजा में क्या हालात है, इसकी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।